हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 8th मार्च एंड 8th मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज 8th मार्च है, यानी कि आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो आई विश एवरीबडी ऑफ यू, चाहे फिर आप मेन हो वुमेन हो जो भी हो, ठीक है, आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, आज के द हिंदू एनालिसिस को हम शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की। साथ में आप मेल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इन सभी की लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं विजिबल क्यों नहीं हूँ आज, क्योंकि आज पावर कट हो गया है। मैंने आधा घंटा वेट किया बट नहीं आई लाइट, तो मैंने सोचा ऐसे ही शुरू करते हैं अब। ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ 89 डेज बचे हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में। वैसे मैं आपको यूजुअली बोलती हूँ कि बकअप गाइस, कीप हसलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कल कुछ मेल्स रिप्लाई करे, कुछ मेल्स का रिप्लाई किया। मैंने टेलीग्राम के हमारे डिस्कशन ग्रुप पे भी देखा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। और ये पैनिक करना उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, होगा या नहीं होगा, कुछ और करना चाहिए क्या, रिग्रेट्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, कॉमन है। ये कॉमन है अमंग द सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली, ठीक है। सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स को ही ये फील होगा। जिसने पढ़ाई करी है उसी को डर लगता है, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसको उसके लिए डरना क्या, उसने तो पढ़ाई करी ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन इनसिक्योरिटी सभी को होती है, ठीक है। एंड स्पेशली इस टाइम पे जब प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा होता है, तो और ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योरिटीज होती है, सेल्फ डाउट होता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है। कल ही मैंने एक मेल का रिप्लाई किया कि डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी डीमोटिवेशन फील होता है। देखो, डेली टारगेट्स ऐसे बनाओ जो डुएबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। क्योंकि अगर आप डेली टारगेट्स को पूरा कर पा रहे हो, और देखो डेली टारगेट्स पे ऐसा नहीं कि 100 के 100% पूरा कर लोगे, 70 to 80% भी आपके डेली टारगेट अगर कंप्लीट हो रहे हैं, तो दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू टू कंप्लीट द टारगेट्स अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आप ऐसे शेड्यूल्स नहीं बनाओगे अपने, तब तक आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। सो दिस इज अ टिप कि आप ऐसे टारगेट्स बनाओ जो डुएबल हैं आपके लिए, आपको अपनी कैपेसिटी पता है, ठीक है। द एम शुड बी कि आप धीरे धीरे ही सही, ठीक है, रोज रोज थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करो, थोड़ा थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को निखारो, वाइडन करो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और पॉइंट बचा ये पैनिक करने का, इनसिक्योरिटीज का, फ्रस्ट्रेटेड फील करने का, रिग्रेट फील करने का। तो देखो, ये जो सब है पैनिक करना, ये सब चीज़ें, ये आपको प्रिपेयर कर रही है यूपीएससी, है ना। यूपीएससी की तैयारी जो है, यूपीएससी यानी कि कलेक्टर बनने की, डीएम बनने की तैयारी जो है, वो आपने अभी से शुरू कर दी है। जब आप डीएम बन जाओगे तो आपको 24/7 ये वाली फीलिंग आएगी, तो आप उससे कैसे झेलोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे, इसकी तैयारी यूपीएससी आपको आज करा रही है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डीएम बनने के रास्ते पे हो, ओके। सो कीप स्टडिंग, अपने आप को रोज रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, दैट इज ओके, ओके। सो इसका टेंशन मत लो, ऑलराइट। आगे बात करते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में से रशिया स्किप्स आईसीजे हियरिंग। इसके अलावा पॉलिटी में हम देखेंगे एग्जिट पोल्स के बारे में। गवर्नेंस में हम देखेंगे पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में। सक्षम, ये सक्षम नहीं, सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे जीएस 3 में इकोनॉमी में डीडी इंडिया ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओके, सिक्योरिटी में हम देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के बारे में। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे, ओके। अच्छा, इसमें एक मैं डालना भूल गई, एक और है यहाँ पे, वो है नो फ्लाई जोन के ऊपर एक आर्टिकल है जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज काफी कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल आया है इसमें, तो उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ओके। आगे बात करते हैं। देखो, ये दो क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, यूपीएससी 2021 में आ चुके हैं, ओके। तो आप इनका आंसर्स अटेम्प्ट कीजिएगा। और देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, अगर आपको काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज वगैरह हो रही हैं, तो आप चीजों को और प्रैक्टिस करो, उनको और फेस करो। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप उनको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो आपकी ये वाली जो फीलिंग्स है, ये धीरे धीरे दबने लगती है, ऑलराइट। आगे बात करते हैं।
अच्छा, देखो अब पहला हमारा आज का आर्टिकल है मल्टी फेज इलेक्शंस एंड यूपी सीज 57% टर्नआउट इन द लास्ट राउंड। सो नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरे आर्टिकल में मैंने कहीं पे भी कुछ हाईलाइट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ से हमको देखना है सिर्फ एग्जिट पोल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे कल ही एग्जिट पोल्स आए हैं कई सारे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, इंडिया टुडे, टुडेज चाणक्य, एबीपी न्यूज, सबके अपने अपने यहाँ पे एग्जिट पोल्स आए हैं। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है एग्जिट पोल्स के बारे में। तो अभी हमारे देश में कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, इन सभी जगहों पे, मणिपुर में 5 जगहों पे हमारे देश में यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, कंडक्ट कराए गए हैं। तो इसके एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। सो इन एग्जिट पोल्स में अलग अलग चीजें आई हैं। कहीं पे बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि जीत रही है, कहीं पे आप जीत रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ठीक है, हमको इसमें ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है एग्जिट पोल होता क्या है, एग्जिट पोल के ऊपर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, ओपिनियन पोल क्या होता है। ओके, तो आते हैं मेन टॉपिक पे हमारे, व्हाट आर एग्जिट पोल्स एंड ओपिनियन पोल्स। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे ओपिनियन पोल क्या होता है। सबसे पहले ओपिनियन पोल का मतलब होता है, देखो इसमें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का। ये जो ओपिनियन पोल होता है ये इलेक्शन के पहले होता है, तो ये प्री इलेक्शन होता है। ठीक है, और एग्जिट पोल जो होता है ये पोस्ट इलेक्शन करवाया जाता है, पोस्ट इलेक्शन। ठीक है, तो ओपिनियन पोल इज अ प्री इलेक्शन सर्वे टू गैदर वोटर्स व्यू ऑन अ रेंज ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज। तो देखो, आपने देखा होगा कई सारे न्यूज चैनल्स कवर कर रहे थे इसको अभी भी। जब इलेक्शन हो रहे थे तो यूपी में अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से बात करते हैं, रिपोर्टर्स वगैरह, और उनका मत जानने की कोशिश करते हैं, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है, कौन सा पार्टी अच्छा कर रही है, तो आप आगे जाके किसको वोट दे सकते हो। ये सारी चीजें बातें करते हैं ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओपिनियन पोल, मतलब कि ये इलेक्शन के पहले हो रहे हैं। एग्जिट पोल में बातचीत होती है, सर्वेज होते हैं, लोगों से पूछा जाता है जिन्होंने वोट दिया है कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर द इलेक्शन, यहाँ पे जब पीपल हैव वोटेड, उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना सपोर्ट मिला होगा। सो बोथ आर बेस्ड ऑन सर्वेज। ओके, सर्वेज पे बेस्ड होते हैं ये दोनों चीजें। नाउ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं जमती है दोनों चीजें, ना ओपिनियन पोल जमते हैं ना एग्जिट पोल जमते हैं। क्यों ऐसा? पहली चीज कि यहाँ पे ये कहते हैं कि दोनों ही पोल्स जो हैं काफी कंट्रोवर्शियल हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंसीज इसको कराती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा वेरिएशन है। देखो, इंडिया टुडे बोल रहा है बीजेपी को मिलेगा 288 से 326, टुडेज चाणक्य बोल रहा है 294 मिलेगा, एबीपी न्यूज बोल रहा है 228 से 244 मिलेगा। तो मतलब डिफरेंस कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, हर जगह पे आपको दिख जाएगा, डिफरेंस काफी ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एबीपी न्यूज का है कि यहाँ पे जो शिरोमणि अकाली दल है उसको 20 to 26 सीट्स मिलेंगी, जबकि इंडिया टुडे बोल रहा है 7 to 11 मिलेंगी। काफी लंबा यहाँ पे गैप रहता है, आपस में थोड़ा सा जो है लाइंड नहीं होते हैं सभी जो एग्जिट पोल्स है वो। तो यहाँ पे एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के पैरामीटर्स ले रहा है, और कोई भी एजेंसी अपने पैरामीटर्स को रिवील नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एजेंसीज हो सकता है बायस्ड हो, जैसे कोई एजेंसी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड है तो वो उसको ऊपर ही दिखाएगी। ठीक है, और एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि देखो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल तो चलो ठीक है, इलेक्शन हो चुके हैं। ओपिनियन पोल की एक खराब बात ये होती है कि मान लो कोई ऐसा मीडिया हाउस है या कोई ऐसा पोल कंडक्टिंग एजेंसी है जिसने यहाँ पे पोल कंडक्ट किया, ओपिनियन पोल, और वो बार बार ये दिखा रहे कि सिर्फ बीजेपी की लहर चल चुकी है, बीजेपी को ही सब लोग वोट देना चाहते हैं, ऐसा ऐसा। तो आप देखो, जब आप लोग वो टीवी पे देखते हो तो आपको लगता है कि यार जीतने तो बीजेपी ही वाली है, तो दूसरी पार्टी को वोट देकर करना क्या, तो हम भी बीजेपी को वोट देते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, इसकी जगह कांग्रेस भी हो सकती है, इसके लिए समाजवादी पार्टी भी हो सकती है। अलग अलग पार्टीज का यहाँ पे ओपिनियन पोल जो है उस हिसाब से लोगों में एक लहर चल जाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनका आप उनको डिविएट करते हो यूजिंग द ओपिनियन पोल, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। दूसरी चीज, देखो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होता है इन सर्वेस का, वो चॉइस से, वर्डिंग से, टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन से भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके ऊपर, जिसमें कि जो दूसरा कोई देश है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया हमारे देश में। ठीक है, तो उसमें घेरे में कौन आ गई, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गई, मतलब बीजेपी आ गई। ठीक है, तो अगर मान लो रूलिंग पार्टी उस टाइम पे, उसके जस्ट बाद आप जाते हो ओपिनियन पोल्स लेने, तो लोगों में गुस्सा रहता है कि हम गवर्नमेंट को वोट क्यों दे, गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चाहे फिर उसमें गवर्नमेंट की गलती हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे उस टाइमिंग पे अगर जाके आप ओपिनियंस लोगे तो उस टाइम पे तो कोई भी बीजेपी के लिए यहाँ पे अच्छी बात नहीं करेगा, वोट उनको देने की बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे टाइमिंग्स का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, टाइमिंग का फर्क पड़ता है, वर्डिंग का फर्क पड़ता है। आपने अगर इस तरह की वर्डिंग यूज करी
कि यहाँ पे विकास को वोट दोगे कि इसको वोट दोगे, तो यहाँ पे उसका भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, चॉइस का भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से भी जो जर्नलिस्ट हैं या जो भी सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, वो एजेंसी भी यहाँ पे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। तीसरी चीज़, political parties often allege that many opinion and exit polls are motivated and sponsored by their rivals. तो यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कराने वाले एजेंसीज हैं, ये इनके राइवल्स स्पॉन्सर करते हैं। और क्योंकि ये इनके राइवल्स स्पॉन्सर करते हैं, तो इसके कारण ये डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट डालती है इनके वोटर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना कि ओपिनियन पोल में पहले ही आपने लोगों से पूछ पूछ के इस तरह की यहाँ पे एक लहर जनरेट कर दी, चाहे फिर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो। ठीक है, जैसे अभी जब 2014 के इलेक्शन हुए थे, तो कह रहे थे हम लोग की बीजेपी की लहर चल रही है। तो ये लहर क्या मतलब कि यहाँ पे लोग जो हैं पूरी के पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये जो लहर है, ये तो देखो एक कुछ जेन्युइन भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो ओपिनियन पोल्स से भी आती है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि नॉर्मल हो, जेन्युइन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओपिनियन पोल से आने वाली जो ये लहरें हैं, जो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग, जो जर्नलिस्ट है, एजेंसी ने जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक सेंटिमेंट को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो इसकी स्टेचुटरी बैकिंग क्या है ना, इलेक्शन कमीशन को तो पसंद नहीं है ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है एपेक्स कोर्ट की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा 1999 में कि इलेक्शन कमीशन अपनी गाइडलाइंस को एनफोर्स नहीं करा सकता इन पोल्स को बैन करने के लिए, जब तक कोई स्टेचुटरी सैंक्शन नहीं हो। मतलब इलेक्शन कमीशन चाह रहा था कि इस तरह के जो ओपिनियन पोल ने, एग्जिट पोल ने, इनको बैन कर दिया जाए, तो उसके लिए गाइडलाइन लेकर आया इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कहा कि गाइडलाइंस के माध्यम से इनको बैन नहीं किया जा सकता, आपको बैन करना है तो आप स्टैट्यूटरी सैंक्शन लगाओ। ठीक है, स्टैट्यूटरी सैंक्शन यानी कि आप लॉ इस तरह का पास करवाओ जिसके थ्रू ये बैन हो जाए। 2004 में इलेक्शन कमीशन फिर जाता है लॉ मिनिस्ट्री के पास और बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमको एक अमेंडमेंट करना चाहिए, और इस अमेंडमेंट से हमको एग्जिट और ओपिनियन पोल्स दोनों को ही बैन कर देना चाहिए फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन अपनी जगह गलत भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली क्या कहा कि जब पोल्स, यहाँ पे जब हमने बोला कि हम इलेक्शंस को नोटिफाई करते हैं, पोल्स को नोटिफाई करते हैं, और जब तक पोल्स कंडक्ट होते हैं, मतलब कि इलेक्शंस के, आपने इलेक्शंस के बारे में यहाँ पे बता दिया कि चलो इलेक्शंस नोटिफाई कर दिए, डेट वेट दे दी या जो भी है। ठीक है, इलेक्शंस घोषित कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, और वहां से लेके इलेक्शन होने तक, ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए इलेक्शन कमीशन चाहता था कि किसी भी तरह के पोल्स कंडक्ट नहीं कराया जाए। ठीक है, चाहे फिर वो एग्जिट पोल हो या फिर ओपिनियन पोल हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज इलेक्शन कमीशन चाहता था। अब यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे ओपिनियन पोल्स के ऊपर कुछ, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स के ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि 2010 में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वर इम्पोज ओनली ऑन द एग्जिट पोल्स थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 126 ऑन आरपीए। तो यहाँ पे एग्जिट पोल्स के ऊपर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। देखो अब क्या हो रहा है ना कि जैसे अभी भी यूपी में जो इलेक्शन हुए वो फेजेस में हुए, कई सारी जगहों पे इलेक्शन फेजेस में हुए। अब मान लो एक वोटिंग बूथ जो है उधर इलेक्शन हो चुके हैं, उधर पोलिंग हो चुकी है, उसके बाद आप उसके एग्जिट पोल्स दे दोगे तो दूसरे वाले पे कल होनी है, तो उसके पहले तो आपने एग्जिट पोल्स दे दिए, तो यहाँ पे आपने पब्लिक सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की ना, तो ये सब चीजें रोकी गई। ठीक है, ये बोला गया कि एग्जिट पोल एकदम सब सारे इलेक्शन हो जाने के बाद होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इलेक्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उनको यहाँ पे आप उनके लिए यहाँ पे कोई पब्लिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं कर रहे हो, उनका कोई ओपिनियन फॉर्मेशन करने से रोका गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो it seeks to prevent the electors of constituencies still going to the polls from being influenced in their voting by such predictions about the prospect of various political parties। तो यहाँ पे आप उनको इन्फ्लुएंस ना कर सको, इसलिए एग्जिट पोल्स के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। ट्रू, आरपीए, आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 126 ए ऐड किया गया। ओके, और इसके थ्रू यहाँ पे एग्जिट पोल्स को हमने थोड़ा बहुत रेगुलेट किया। 2013 में इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन होल्ड करी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और ये बोला कि हम चाहते हैं कि प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स को हम थोड़ा और रेगुलेट करें। तो इनका कहना था कि जो प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल्स हैं, उनको हम डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन से लेकर पोलिंग की तारीख तक, ठीक है, ये सारे दोनों जो ये मैंने बताया ना, पोल्स जब नोटिफाई होते हैं, इलेक्शन जब नोटिफाई होते हैं, तब से लेके जब पोल्स कंडक्ट हो रहे हैं, इन पूरे इम्पीचमेंट पीरियड जो है, ये स्पेसिफाइड पीरियड, इसमें कोई ओपिनियन पोल्स नहीं होने चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। ठीक है, यहाँ पे ये सजेशन लॉ मिनिस्ट्री को भी भेजा गया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसीलिए आप देखते होंगे
सारे न्यूज़ चैनल्स में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो जर्नलिस्ट निकलते हैं और यहाँ पे जैसे यूपी है, तो यूपी के गाँव में, यूपी के शहरों में जाएँगे, वहाँ पे लोगों से राय लेते हैं कि आपको क्या लगता है। तो यही ओपिनियन पोल एक तरह से आप समझ सकते हो, ऑलराइट? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है लेबर मिनिस्ट्री लॉन्चेस डोनेट अ पेंशन स्कीम। सो यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री जो है इन्होंने क्या किया है, मानधन स्कीम प्रधानमंत्री मानधन स्कीम के अंतर्गत श्रम योगी मानधन स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम श्रम योगी मानधन स्कीम के अंतर्गत इन्होंने एक सब स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है डोनेट अ पेंशन स्कीम। तो पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री मानधन स्कीम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे डोनेट अ पेंशन स्कीम क्या है। तो देखो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम क्या है। देखो इस स्कीम में क्या किया जा रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे एक पेंशन स्कीम के तौर पे लाई गई है। कौन लाया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लाया है ये, ठीक है। अब इसमें ये एक मेगा पेंशन स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए आई है, जो भी मंथली इनकम 15,000 से कम कमाते हैं, 15,000 या 15,000 रुपए से कम वाले इनकम वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम लाई गई है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या होगा, 60 इयर्स की एज के बाद यहाँ पे 3,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे पेंशन दी जाएगी उन लोगों को जो इस स्कीम का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको 18 टू 40 इयर्स एज में अगर आप हो, तो यहाँ पे आपको स्मॉल मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आप जितना कंट्रीब्यूशन करोगे गवर्नमेंट भी उतना कंट्रीब्यूशन करेगी, तो 50-50 बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा। 50% आप कंट्रीब्यूट करोगे, 50% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और इसी के थ्रू यहाँ पे वर्किंग एज में यानी कि 18 टू 40 एज में आप इस स्कीम के बेनिफिशियरी बन सकते हो। 60 इयर्स के बाद आपको यहाँ पे ये पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए के फॉर्म में पर मंथ। इसके साथ साथ यहाँ पे 10 करोड़ लेबरर्स और वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि पूरी तरह से सेंटर्स को स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, मतलब कि स्टेट्स का कोई शेयर इसमें नहीं है। अब जब मैं बोलती हूँ पूरी तरह से सेंटर स्पॉन्सर करेगा, इसका मतलब कि 50% जो पेंशन का प्रीमियम है वो सेंटर भरेगा, और बाकी जो 50% है वो उस बेनिफिशियरी को भरना रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगी, और इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडीज होंगी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स। तो ये दोनों जो है यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। LIC जो है वो यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर बनेगी, और ये जो पेंशन देने का काम जो है वो LIC का रहेगा। एलिजिबिलिटी ये है, सबसे पहले आपको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है 15,000 या उससे कम होनी चाहिए मंथली इनकम। तीसरी चीज़ है एंट्री एज होनी चाहिए 18 टू 40 ईयर्स। चौथी चीज़ है मोबाइल फोन आपके पास हो, सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर हो, यानी कि जैम ट्रिनिटी आपके पास हो। जैम ट्रिनिटी मतलब कि जनधन अकाउंट, ठीक है, आधार और मोबाइल, इन तीनों की आपके पास मिला जुला मेल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आप इनके बेनिफिशियरी ना हो, और साथ में आप इनकम टैक्स पेयर भी ना हो, ठीक है। तो ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। अब देखो इसकी कुछ फीचर्स, कि यहाँ पे एक तो बात की गई है मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन की। मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन मतलब कि कम से कम आपको 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, ओके। इसमें दूसरा प्रोविजन है फैमिली पेंशन से रिलेटेड। मान लो कि यहाँ पे पर्सन की 60 ईयर्स के बाद कभी भी बीच में डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसने जो इसका बेनिफिशियरी है ना, उसकी 60 ईयर्स के बाद यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे वो जो सब्सक्राइबर को 3,000 रुपए मिल रहे थे, उसका 50% यानी कि 1,500 रुपए उसके स्पाउस को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि उनकी वाइफ को यहाँ पे इतने पैसे मतलब 1,500 रुपए का जो अलाउंस है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली पेंशन में इसको काउंट किया गया है, और फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउसेस को ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, ओके। उसके अलावा मान लो कि यहाँ पे 18 टू 40 ईयर्स एज में अगर आप हो, अगर आपकी बीच में डेथ हो जाती है, आपने 18 ईयर्स से स्टार्ट किया था इस स्कीम का बेनिफिट लेना, यानी कि आपने प्रीमियम भरना 18 ईयर्स से स्टार्ट किया था, बेनिफिट तो आपको 60 के बाद मिलेगा। तो अगर आपने 18 ईयर्स के बाद ही इसका प्रीमियम भरना स्टार्ट किया था, मान लो आपकी 35 ईयर्स एज की इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, आपकी नहीं मतलब जिस भी पर्सन की बेनिफिशियरी की इसमें डेथ हो जाती है, तो बच्चे अभी 5 साल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल में वो स्पाउस जो है उनका
उनकी जो भी स्पाउस होंगी वो इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। ये 35 ईयर्स तक का तो प्रीमियम भर के गए हैं, 5 साल का और प्रीमियम भर के ये जो टोटल इसका बेनिफिशियरी हैं वो इनकी स्पाउस बन सकती हैं, ठीक है। तो इफ अ बेनिफिशियरी हैज़ गिवन रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड डाइड ड्यू टू एनी कॉज बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, देन हिज और हर स्पाउस विल बी एंटाइटल्ड टू जॉइन एंड कंटिन्यू द स्कीम। तो वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, ऑलराइट। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी से जाएगा, मतलब कि जो भी बैंक अकाउंट है उसमें से सीधा कंट्रीब्यूशन हर महीने कट जाएगा, और ये 50-50 बेसिस पे होगा। 50% जो भी बेनिफिशियरी वो भरेगा प्रीमियम और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, ऑलराइट। अब देखो, ये तो हमने बात करी प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की। अब इसके अंदर ही एक सब स्कीम लाई गई है जिसका नाम है डोनेट अ पेंशन स्कीम। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रीमियम आधा प्रीमियम जो है, ये 50% प्रीमियम जो बेनिफिशियरी को भरना है, तभी उसको फिर 60 ईयर्स के बाद ये बेनिफिट मिलेगा 3,000 रुपए का। तो अभी क्या है, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो ये नहीं भर पा रहे प्रीमियम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है डोनेट अ पेंशन, यानी कि मान लो आपके घर में कोई भी माली आते हैं, कोई हाउस वर्क आती है, हाउस हेल्प आती है, डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, जो भी आते हैं, आप उनके नाम पे ये प्रीमियम भर सकते हो। चाहे फिर आपको 1 साल भरना हो या 2 साल भरना हो या जितने भी साल आपको भरना हो, आप उनके नाम पे ये पेंशन का प्रीमियम भर सकते हो, सो दैट उनको बाद में जाके यहाँ पे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउिंग एनी सिटीजन टू पे प्रीमियम अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री मानधन स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी, उसके अंतर्गत ही आप दूसरे के बिहाफ पे उसका यहाँ पे प्रीमियम भर सकते हो, सो दैट उसको 60 ईयर्स के बाद 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिले। तो यहाँ पे जो लेबर मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने भी ये कहा कि मैं जो है, हमारे घर में एक गार्डनर आता है, मैं उनका प्रीमियम भरता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे डोनेट अ पेंशन स्कीम का मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे 660 रुपए से लेके 2,400 रुपए तक पर ईयर यहाँ पे भर सकते हो, और ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार शुरू कर दिया तो आपको लाइफ टाइम भरना पड़ेगा। आप चाहे 1 साल भरो या कितने भी साल भरो, मिनिमम 1 साल तक आपको ये भरना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये है डोनेट अ पेंशन स्कीम। ये किसके अंदर आएगी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंतर्गत आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ये स्कीम है, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आज का, रशिया ऑफर्स ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। तो रशिया यूक्रेन का जो भी लड़ाई हो रही है उसमें सिविलियंस फालतू में चपेट में आ गए हैं, सिविलियंस की बैंड बजी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिविलियंस को एक यहाँ पे सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करने के लिए रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ऑफर किया है। सो बेसिकली हुआ क्या, अभी तक 3 मीटिंग्स हो चुकी है, किस किस के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, कि अब खत्म करते हैं वॉर को। तो इसको लेकर यहाँ पे दोनों 3 मीटिंग्स कर चुके हैं। इसको मीडिएट कर रहा है बेलारूस। बेलारूस भी मीडिएट कर रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो मीडिएशन है वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो फ्रांस भी यहाँ पे मीडिएट कर रहा है, तो मेन जो मीडिएटर है वो फ्रांस है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मीटिंग हो रही है बेलारूस में, लेकिन ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे 3 मीटिंग्स हुई कि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सेफ कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देते हैं उन सिविलियंस को जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जो दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे भी इंडियन स्टूडेंट्स कई फंसे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा। बात होती है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देंगे, लेकिन वहां पे भी बम धमाके होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई है कि यहाँ पे रशिया ने बोला है कि हम यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देंगे सबको, ठीक है। हम अपनी जो भी बॉम्बिंग है, शेलिंग है, उसको रोक देंगे, और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर। अब इंडिया ने भी बार बार फोन किया, हमारे मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को कि हमको हमारे बच्चों को निकाल लेने दो, ठीक है। सब लोग ऐसे, चाइना भी ऐसे ही बोल रहा है, सब लोगों का इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है कि एटलीस्ट सिविलियंस को यहाँ पे शिकार नहीं बनाना चाहिए ये पॉलिटिकल टसल में। तो यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, इसके कारण भी ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर रशिया ने दिया है। नाउ रशिया ये कह रहा है कि कीव हो गया, खार्किव हो गया, मारियोपोल हो गया, सुमी हो गया, ये कुछ सिटीज हैं यूक्रेन की, यहाँ से हम सेफ कॉरिडोर देंगे, और ये सेफ कॉरिडोर हम आपको देंगे टूवर्ड्स रशिया एंड बेलारूस, ठीक है। तो आप यहाँ से निकलकर रशिया और बेलारूस जा सकते हो, और वहां से फिर आप अपनी फ्लाइट पकड़कर आपको जहां भी जाना हो, आपका देश जहां भी हो, आप वहां जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्रेन ये कह रहा है कि भैया आप हमारे देश से रशिया और बेलारूस में ले जा रहे हो हमारे लोगों को, तो वहां पे जाके क्या गारंटी कि इनको आप मार नहीं दोगे, क्या ये वहां पे सेफ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो वापस से टसल शुरू हो गई है रशिया और यूक्रेन के बीच में। रशिया ने इसका रिस्पॉन्ड इस तरह से किया कि यूक्रेन को वो बोल रहा है कि आप यहाँ
पे कॉरिडोर्स को ब्लॉक कर रहे हो, सिविलियंस के लिए जो कॉरिडोर्स खोल रहे हो उसको ब्लॉक कर रहे हो, तो ये आप वॉर क्राइम में इंडल्ज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो ये वॉर क्राइम की बात करें। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे रशिया का जब से इन्वेजन हुआ है तब से लेके आज तक 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख लोग जो हैं वो यूक्रेन की बॉर्डर को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। इसमें कई सारे यूक्रेन के लोग भी हैं, कई सारे दूसरे दूसरे देशों के लोग भी हैं। तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन, रिफ्यूजी माइग्रेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं मॉस्को के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, और इसीलिए रशिया अब थोड़ा सा प्रेशर कम करने के लिए ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल रहा है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है क्या। देखो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मतलब है दे आर द डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए, एंड बोथ साइड्स ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एग्री टू देम। तो जब रशिया और यूक्रेन दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे कुछ समय के लिए रोकने की, सीज करने की बात करते हैं, और जो एरिया है यूक्रेन से लेके रशिया का, यूक्रेन से लेके बेलारूस, यूक्रेन से लेके पोलैंड, ये इसको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जब ये बनाते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डीमिलिटराइज करेंगे इस जोन को, ठीक है, और यहाँ पे सिविलियंस को आराम से निकलने देंगे। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ठीक है। दूसरी चीज, यूएन जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को वन ऑफ द फॉर्म मानता है ऑफ टेम्पररी पॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच में हो रहा है, जब बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रुक रहा है फॉर टेम्पररी पीरियड ओनली, तो इसको यूएन मानता है कि दिस इज वन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ओके। अब यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है इनके थ्रू फूड, मेडिकल एड ये सब पहुंचाई जा सकती है कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज में, सिविलियंस को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है। नो, इसको सेटअप कौन करता है, तो देखो मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसमें यूएन ये सेटअप करता है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। लेकिन जैसे अभी रशिया और यूक्रेन है, दोनों ही यूएन की बात नहीं मान रहे, यूक्रेन चलो फिर भी मान रहा है, लेकिन रशिया तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि लोकल ग्रुप्स जैसे कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन या आपस में लोकल गवर्नमेंट्स मिलके भी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सेटअप कर सकती हैं आपस में म्यूचुअली बातचीत वगैरह करके। लेकिन इसके ऊपर कंसर्न है मिसयूज के। एक तो ये है कि देखो, एक तो ये कि आप बोल देते हो कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हमने सेटअप किया है, सिविलियंस चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, रेफ्यूजी बन के यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं, इनको इवैक्यूएट किया जा सकता है, ये सब बातें। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सीज फायर बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शेलिंग वगैरह चलती रहती है, तो उसके कारण कई सारे सिविलियंस की और जान चली जाती है। उनको लगता है कि अब बॉम्बिंग नहीं होगी, लेकिन हो जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यूएन ऑब्जर्वर्स, एनजीओ, जर्नलिस्ट इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे कवर करने के लिए वॉर क्राइम्स को, और मतलब बेसिकली अपना उल्लू सीधा करने के लिए जर्नलिस्ट घुस जाते हैं कि हम यहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको एक्सेस मिल जाता है कॉन्टेस्टेड एरियाज का, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज ने एग्री किया, जैसे रशिया और यूक्रेन ने एग्री किया है, तो हो सकता है कोई कोई इसको मिलिट्री या पॉलिटिकल अब्यूज के लिए यूज कर ले। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि रशिया या फिर यूक्रेन इसमें से इन रूट्स के थ्रू अपने वेपन्स ले आए टेरिटरी में, ठीक है। तो यहाँ पे वेपन्स की स्मगलिंग हो जाए, फ्यूल की स्मगलिंग हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मिसयूज के भी कुछ कंसर्न्स रहते हैं। और इसमें एक्सेस किसको मिलता है, एक्सेस उन लोगों को मिलता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पार्टीज नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो न्यूट्रल एक्टर्स हैं, जैसे सिविलियंस, सिविलियंस आर द न्यूट्रल न्यूट्रल एक्टर्स, ओके। जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं वो न्यूट्रल एक्टर्स हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है, ना रशिया से ना यूक्रेन से, ये सिविलियन लोग हैं, है ना। वैसे यूएन हो गया या कोई एड ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे रेड क्रॉस हो गया, ये सब इनको एक्सेस मिल सकता है इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का, ऑलराइट। आगे बात करते हैं। प्लान टू ब्रिंग 4 लाख गर्ल्स बैक टू द स्कूल। सो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, देखो, आंगनवाड़ी के बारे में आप सभी को पता होगा। आंगनवाड़ी क्या है, एक स्कीम है सेंटर की, और इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन का, चाइल्ड केयर का, मदर हेल्थ का, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसी में एक एडवांस्ड फॉर्म इसमें लाया गया है जिसका नाम है सक्षम, सक्षम आंगनवाड़ी। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी के बारे में हमारे जो बजट आया था 2022 का, उसमें भी हमने देखा था कि इसमें भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी इसका भी मेंशन किया था हमारे बजट में। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत एक स्कीम लाई गई है, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं आंगनवाड़ी क्या है, फिर हम आएंगे वापस आर्टिकल पे। तो आंगनवाड़ी क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें फंडिंग शेयर करेंगे, एंड स्टेट्स विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ओके। तो यहाँ पे स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आंगनवाड़ी, जो स्टेट या यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। और यहाँ पे ये रूरल चाइल्ड और मेटर्नल केयर सेंटर के तौर पे यहाँ पे रूरल चाइल्ड के लिए और मेटर्नल केयर के लिए यहाँ पे ये सर्व करती हैं इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट की गई थी
1975 में एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। यहाँ पे इनका एम था उस समय पे चाइल्ड हंगर और माल न्यूट्रिशन को कर्ब करना, ठीक है। तो 1975 में इतनी पुरानी स्कीम है, तब ये इस आईसीडीएस इस स्कीम के अंतर्गत एक सब पार्ट के फॉर्म में यहाँ पे लॉन्च हुई थी। और उस समय पे इसका एम था चाइल्ड हंगर और न्यूट्रिशन को कर्ब करना, माल न्यूट्रिशन को कर्ब करना। अभी जो है इन्होंने अपना जो सर्विसेज है वो बढ़ा दी है। अभी 6 सर्विसेज देते हैं ये, जैसे कि पहली है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, जैसे प्री स्कूल जो होता है ना अर्बन एरियाज में तो प्री स्कूल भेजते हैं, ठीक है, प्ले स्कूल वगैरह होते हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी भी काम करती हैं। इम्यूनाइजेशन का काम है, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देने का और रेफरल सर्विसेज देने का। तो ये सारे काम जो है आज की डेट में आंगनवाड़ी करती हैं। बेनिफिशरीज जो होंगे वो आधार के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, आधार के बेसिस पे आइडेंटिफाई करे जाते हैं कि किस किस को आंगनवाड़ी सर्विसेज मिलेंगी। ओके, अच्छा, वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि अभी सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम लाई गई है। ये कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम लाई गई है। अभी तक क्या होता था, आंगनवाड़ी का जो फोकस होता था 11 टू 14 ईयर एज के स्टूडेंट्स पे होता था, स्पेशली गर्ल्स पे, अडोलेसेंट गर्ल्स पे। अभी ये जो फोकस है इसको शिफ्ट किया गया है टूवर्ड्स 14 टू 18 ईयर एज गर्ल्स। ओके, और इसमें गर्ल्स पे क्यों? क्योंकि गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट इस एज में सबसे ज्यादा है। ड्रॉप आउट मतलब कि स्कूल से वो बीच में ही बाहर हो जाती हैं, एजुकेशन लेना बंद कर देती हैं लड़कियां 14 टू 18 ईयर एज की, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे जो कैंपेन है वो ये है कि जो भी लोग, जो भी गर्ल्स इसमें से ड्रॉप आउट हो चुकी हैं उनको वापस से एनरोल कराना है स्कूल में बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गया, या फिर ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, इन सभी की मदद से ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ का सर्वे बताता है कि 50,000 से ज्यादा इंडियन एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है, जो 14 टू 18 ईयर एज में आती हैं। उन लोगों ने यहाँ पे कोविड के दौरान 90% मतलब इन लोगों में 50,000 जो इनका सर्वे हुआ, 50,000 बच्चों का सर्वे हुआ यूनिसेफ का, इसमें पता चला कि 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे थे, 50,000 में 90% से बच्चे ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम एक ना एक लड़की को जानते हैं जिन्होंने इस पीरियड में, कोविड के पीरियड में ड्रॉप कर लिया है एजुकेशन से, यानी कि स्कूल से अपना एनरोलमेंट हटा लिया है। तो ड्रॉप आउट रेट जो था इस दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा, ठीक है, कोविड के दौरान। इसीलिए यहाँ पे ये स्कीम लाई गई है सक्षम आंगनवाड़ी। तो ये देखा गया कि लगभग 1/3 जो गर्ल्स थी जो ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, 1/3 गर्ल्स चाहती थी वापस से एजुकेशन पाना, वापस से स्कूल आना, ठीक है, लेकिन गर्ल्स की सेफ्टी का इशू था। उसके बाद यहाँ पे इनके कम्यूटेशन का था कि लेने ले जाने के लॉजिस्टिक्स, बहुत दूर दूर स्कूल भी होते हैं तो लॉजिस्टिक का इशू था, ठीक है, पेरेंट्स को कन्विंस करना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई फैमिली पावर्टी से रिडन है तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो 14 टू 18 ईयर में है, स्पेशली जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों ही यहाँ पे इनको यहाँ पे स्कूल से ड्रॉप आउट करा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा यहाँ पे लड़कों को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं और लड़कियों को डोमेस्टिक वर्क के फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है, सो दैट ये अर्न करें। तो ये चीजें रुकनी चाहिए, और स्पेशली आज गर्ल्स को लेकर भी इसलिए ये पॉलिसी प्लान आया है बिकॉज आज वुमेन्स डे भी है, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पहले स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स आई थी आंगनवाड़ी में, जिसमें 11 टू 14 ईयर एज के ऊपर फोकस था। अभी जो सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम आई है 14 टू 18 के ऊपर ये इसका फोकस है। ओके, तो ये पूरी स्कीम थी। अब देखो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है इसके लिए, यहाँ पे पोषण ट्रैकर के थ्रू भी इनको ट्रेन किया जा रहा है, और इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं 500 से 1,000 रुपए, अगर ये अडोलेसेंट गर्ल्स जो ड्रॉप आउट हो चुकी है उनको वापस से एनरोल कराते हैं तो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए, और स्पेशली फॉर द गर्ल्स कम करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ओके, आगे बात करते हैं। रशिया गिव्स हियरिंग एट यूएन टॉप कोर्ट अ स्किप। तो यहाँ पे यूक्रेन जो है 27 फेब को गया था आईसीजे, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, ये कहते हुए कि रशिया हम पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया इलीगली इन्वेड कर रहा था, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे यूक्रेन जो है वो आईसीजे के पास गया और इन्होंने बोला कि यहाँ पे रशिया जो है वो जीनोसाइड कर रहा है यहाँ पे यूक्रेन में। तो आईसीजे की मीटिंग हुई, ठीक है, आईसीजे की हियरिंग हुई। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस हियरिंग में रशिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। तो आईसीजे वाले जो जितने भी जजेस थे भड़क गए कि यहाँ पे आप लोग क्या वॉर जोन में हो, आप कर क्या रहे हो। यूक्रेन भी भड़क गया कि ये लोग, इनको वॉर करने से ही फुर्सत नहीं है, इतनी अग्रेसिवली हमारी कंट्री में घुसे हुए हैं कि ये यहाँ पे आईसीजे में ये हियरिंग अटेंड करने भी कोई नहीं आया इनकी साइड से, ठीक है। तो अभी ये सब चल रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आईसीजे के बारे में जानना।
देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये यूएन का कोर्ट है, ठीक है, ऑफिशियल कोर्ट है यूएन का, और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। हेग में एस्टैब्लिश है, नीदरलैंड में है हेग, ठीक है। ये जो है इसमें जुरिस्डिक्शन होता है इसका यूएन के मेंबर स्टेट्स के ऊपर। तो अभी कितने यूएन में मेंबर स्टेट्स है आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अच्छा, ये जो है एडवाइजरी ओपिनियंस दे सकता है यूएन की बॉडीज को, लेकिन ये इंडिविजुअल्स को ट्राई नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंट्रीज को ट्राई कर सकता है, ठीक है। कंट्रीज के ऊपर प्रोसीडिंग चला सकता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकता। इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करता है ये दूसरी दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो मेंबर्स हैं। केसेस किस तरह के होंगे इसमें? सॉवरेनिटी होगी, सॉवरेनिटी से रिलेटेड इश्यूज हो गए, बाउंड्री डिस्प्यूट, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आईसीजे में आ सकते हैं। अथॉरिटी कहाँ से मिलती है इनको? यूएन के चार्टर से मिलती है। तो यूएन के चार्टर से इनके पास सारी पावर्स डिराइव होती हैं। इसमें आईसीजे स्टैट्यूट भी है, ठीक है। जो नॉन यूएन मेंबर्स हैं वो भी इसका आईसीजे का पार्ट बन सकते हैं, आईसीजे स्टैट्यूट को यहाँ पे रेटिफाई करके। तो बेसिकली यूएन के जितने मेंबर्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली आईसीजे का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। उन्होंने भी आईसीजे का जो स्टैट्यूट है, लॉ है, उसको यहाँ पे रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन जो भी आईसीजे के जो लोग हैं, जो भी आईसीजे के स्टैट्यूट को अलग से भी फॉलो करते हैं, वो भी आईसीजे का यहाँ पे पार्ट बन सकते हैं। अपील्स इसमें जाती है यहाँ पे, अपील कोई भी नहीं है, आईसीजे का जो भी फाइनल रूलिंग होगी वो बाइंडिंग होगी, और यहाँ पे यूएन की फंडिंग भी इनको मिलेगी, ओके। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीसी से कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ओके। अब देखो नेक्स्ट है डीडी इंडिया इज नाउ ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो डीडी इंडिया अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यप टीवी जो है उसके साथ यहाँ पे इसने कोलैबोरेट किया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया हुआ है। तो यहाँ पे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। ओटीटी क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ऑडियो और वीडियो होस्टिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म है, और इस पर कई सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आती हैं, जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये ओटीटी ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने कंटेंट होस्ट करना स्टार्ट किया था, और अब यहाँ पे शॉर्ट मूवीज, फीचर्ड फिल्म, ये सब भी लाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्रिवन होती है ये। यहाँ पे यूजर्स को कंटेंट जो है वो यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है। साथ में यहाँ पे कुछ जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, कुछ फ्री हैं। तो इंडिया जो है आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी मार्केट है, ठीक है। वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ओटीटी मार्केट बन सकता है बाय 2024 इंडिया, ठीक है। तो ये बताना चाहिए। अब देखो डीडी इंडिया जो है इस अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा है, यानी कि यप टीवी पे आ रहा है ये। और यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये डीडी जो है डीडी इंडिया चल पाएगा। कैसे? बिकॉज ऑफ द ओटीटी। तो यहाँ पे इंडिया, इंडियन के लोग और इंडिया के जो डायस्पोरा है जो दूसरे दूसरे देशों में बसा हुआ है, उसको भी यहाँ पे केटर करने का काम करेगा। इंडिया का कल्चर हो गया, इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, ये सब चीजें इस पे दिखाई जाएंगी, ओके। एक चीज और कि ओटीटी यहाँ पे इसलिए भी अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल आए थे 2021 के, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है। इसमें ग्रीवेंस सेल बनेगा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, और यहाँ पे जो सेल्फ कैटेगराइजेशन होगा कंटेंट का भी, कि यूनिवर्सल है, अडल्ट है, किस तरह का है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा नो फ्लाई जोन के बारे में भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो नो फ्लाई जोन के बारे में मेजॉरिटी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि नेटो ने मना कर दिया है कि यहाँ पे हम जो है इसको यूक्रेन में कोई भी नो फ्लाई जोन हम लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ओके। आगे बात करते हैं। कल के क्वेश्चन ये हैं, इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। तो यहाँ पे डीपीएसपी में इसके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 जो है उसमें इसके बारे में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट के साथ लाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये आता है अंडर, दिस इज मैंडेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ एफआरबीएम एक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, तो इसका आंसर है बी एंड डी। और एक और क्वेश्चन पूछा था मैंने कि नेटो में कितने मेंबर्स हैं, तो 30 मेंबर्स हैं, ये याद रखना, ओके। सो आज के लिए इतना ही था। एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था मेल पे, यूएपीए और सेडिशन में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बैटरी नहीं है और पावर कट भी हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।